क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया है, मस्ती में चल रही है। पिछला लेक्चर देख लिए हैं? अभी तक नहीं देखे हैं? देखिए देखिए महाराज, देखिए। आपके देखने से ही आपकी पढ़ाई होगी, वरना मेरा क्या नहीं। तो मैं अनिल कुमार मेहता पुनः आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री वाला एके मेहता या फिर जेएल साइंस मिशन YouTube चैनल पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन 09 के साथ। आज इसमें हम लोग चर्चा करेंगे ग्रेफियन फॉलिकल्स। ग्रेफियन फॉलिकल्स क्या होता है? यदि आपने ग्रेफियन फॉलिकल्स को जानना है आपको, तो आप पहले ओवरी को देख करके आइए। यदि आपने ओवरी नहीं देखा है तो क्या करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसे पहले देख लेंगे। इंड स्क्रीन पर या तो वीडियो मिल जाएगी, उसे देख लीजिए, या फिर आई बटन में वीडियो की लिंक दे दी जाएगी, देख लीजिए, आ गए होंगे। ठीक, ये बात तो आपको समझ में आ गई। लेकिन उनसे पहले, प्रारंभ करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय मिलते रहे और आपके अध्ययन इसी तरह से चलते रहे। नहीं, हम चल पड़े हैं किधर की ओर? तो ग्रेफियन फॉलिकल की ओर। ग्रेफियन फॉलिकल क्या है? ग्रेफियन फॉलिकल क्या है, तो हम पहले रिमाइंड करते हैं। पिछले रोज जो है सो ओवरी बनाए थे, ऐसे करके चल गया था ओवरी। ठीक, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये फॉलिकल 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 फॉलिकल, यहां पर आकर के सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल याद कीजिए। सेकेंडरी से आया था मैच्योर फॉलिकल्स। मैच्योर फॉलिकल्स को अपन क्या कहते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल्स कहते हैं। तो आज इस ओवरी को हटा करके और केवल व केवल किसका फोटो बनाने जा रहे हैं? ग्रेफियन फॉलिकल्स का। आप फोटो भी देखते जाइए कैसे बनता है, उनमें क्या क्या लेयर हैं, कौन कौन से सेल हैं, उन सबको देखिए आप, और फिगर ड्रॉ कीजिए। ग्रेफियन फॉलिकल्स 2 मार्क्स के बोर्ड में पूछ लेते हैं, 2 नंबर के, या फिर इससे ढेर सारे ऑब्जेक्टिव तो बनता है। चलिए, ग्रेफियन फॉलिकल्स के पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। तो आइए ऊपर से पहले गोल गोल गोल, ऐसे ऐसे, ये फॉलिकुलर सेल है। ये क्या है? ये थोड़ा बड़ा कीजिए। फिगर बनाने में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करेंगे। ये फॉलिकुलर सेल है, कई लेयर के होते हैं। आप ऐसे घस घुस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। कई लेयर के होते हैं ये। चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। आइए इसमें बीच में छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा एक साइट बना लेते हैं। इसके बीच में केंद्रक भी डाल देते हैं। यहां पर एक खाली सा वैकेंट जगह बना लीजिए। आप देख रहे हैं, वैकेंट सा जगह है, और बाकी को फॉलिकल से भर दीजिए। कुछ जगह बचा करके रखेंगे यहां पर। इसके बाद हम लोग लेते हैं यहां से ब्लैक 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 ब्लैक, बाबा ब्लैक शिप। आप कहेंगे ऐसे 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 क्या घुमा रहे हैं, ये जिलेबी बना रहे हैं? तो यूं समझ लीजिए कि ये जिलेबी ही है, पर इनके जो नाम हैं वो बड़े मीठे प्यारे नाम हैं। फोटो देख रहे हैं? फोटो ड्रॉ करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। सबसे ऊपर वाला ग्रेफियन फॉलिकल जो है उसको हम लोग कहते हैं थीका। नाम देख लीजिए। इधर से जो ब्लैक वाला है इसको कहते हैं थीका एक्सटर्ना।
इसके इनर वाला जो वाल देख रहे हैं इसको कहते हैं थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना के जस्ट बाद वाला लेयर जो आता है ऊपर वाला थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना ड्राइव फ्रॉम कॉर्टेक्स सेल, उसके बाद जो आ जाता है ये आता है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। तो जस्ट इसके नीचे वाला जो सेल देख रहे हैं आप, ये ब्लैक कलर से इसको कहते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ये नीचे वाला मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ये जो खाली जगह देख रहे हैं आप इसको एंट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंट्रम कहते हैं। इसमें होता क्या है कि लिक्विड भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? लिक्विड। लिक्विड, इस लिक्विड का नाम है फॉलिकुलर लिक्विफाइड। इस लिक्विड का नाम है लिक्योर फॉलिकुली, लिक्योर फॉलिकुली, लिक्योर लिक्योर फॉलिकुली, लिक्योर फॉलिकुली। ये जो यहां देख रहे हैं आप इसको हम लोग oocyte कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? oocyte। और oocyte का ये सेंटर है, इसको थोड़ा सा खाली जगह बना करके रखते हैं क्योंकि हो सकता है एक मेम्ब्रेन इस पर और आ जाए। तो ये क्या करता है oocyte? थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, उसके बाद बीच में आ जाता है यहां पर जो देख रहे हैं ये ऐसे करके देखिए, ये वाला जो मेम्ब्रेन है, ये वाला ये तो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है, ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। इसके बीच में जो आता है यहां पर थीका एक्सटर्ना के जस्ट बाद, इसको कहते हैं हम लोग कोरोना रेडियाटा। यहां पर थोड़ी बहुत, हाँ, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ये हो गया इधर कोरोना रेडियाटा, स्पेलिंग कोरोना रेडियाटा। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा दो भाग में डिवाइड होता है। तो एक आ जाता है कोरोना रेडियाटा, ठीक, कोरोना रेडियाटा। तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है। अब मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के अंदर इनर भाग में, यही एक है, इनर भाग में आ जाता है कोरोना रेडियाटा। ये क्या हो गया? oocyte। लगभग इसका नाम फिनिश हो गया। ये सब क्या कहलाता है? ये फॉलिकुलर सेल कहलाता है, फॉलिकुलर सेल। तो ये हो गई ग्रेफियन फॉलिकल्स की डिटेल्स फिगर। अब ग्रेफियन फॉलिकल्स है क्या? ग्रेफियन फॉलिकल्स किसको कहते हैं? ये फिगर किसकी है? ग्रेफियन फॉलिकल्स की। ग्रेफियन फॉलिकल्स में ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये कहां से आया है, ये कहां से आया है, ये एंट्रम कैसे बन गया, लिक्योर फॉलिकुली कैसे हो गया, oocyte और फॉलिकुलर सेल का फंक्शन क्या है, इन सारे चीज को देखेंगे। लेकिन ग्रेफियन फॉलिकल, उसको देखने से पहले आप इनको क्या कर लीजिए? ड्रॉ कर लीजिए। इनके डिस्क्रिप्शन को हम यहां लिखते हैं, फिर आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। पहले फिगर आप ड्रॉ कर लें। चलिए यहां पर देखिए कुछ लाइनें लिखे हुए हैं। क्या है? ओवरी के मैच्योर मतलब टर्सरी। पहले देखे थे आपने प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, और सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बन जाता है? टर्सरी फॉलिकल्स। मतलब प्राथमिक फॉलिकल, द्वितीयक फॉलिकल और तृतीयक फॉलिकल। और उसी तृतीयक फॉलिकल डेवलपिंग के दरमियान में क्या हो जाता है? ग्रेफियन फॉलिकल बन जाते हैं। तो क्या कहते हैं? ओवरी के मैच्योर, मैच्योर का मतलब परिपक्व, जो पूर्ण रूप से परिपक्व हो। तो ओवरी के मैच्योर टर्सरी फॉलिकल को ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं।
तो ग्रेफियन फॉलिकल किसे कहते हैं? तो ओवरी का जो फॉलिकल है जिसमें oocyte पाए जाते हैं, आपने ओवरी के फिगर में देखे होंगे कि oocyte पाए जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो उसमें क्या होता है, वो मैच्योर जब हो जाता है, एक तो डेवलपिंग के दौरान होता है, डेवलप कर रहे होते हैं, जब वो पूर्ण रूप से डेवलप हो जाते हैं, डेवलप्ड हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, तो वो मैच्योरिटी को प्राप्त कर लेता है, परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। उसी परिपक्व फॉलिकल को क्या नाम रखा गया है? ग्रेफियन फॉलिकल्स। आई बात समझ में? ग्रेफियन फॉलिकल का विकास, अब देखिए ग्रेफियन फॉलिकल का विकास वैसे नहीं होता है, एफएसएच के प्रभाव में होता है। अब एफएसएच क्या है जानने की तो जिज्ञासा होती होगी, एफएसएच क्या है? तो यहां पर देखिए एफएसएच एंटेरियर पिट्यूटरी, मतलब अग्र पीयूष ग्रंथि, याद रखेंगे, एंटेरियर माने अग्र, पोस्टेरियर माने पश्च, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड माने अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता। अब कहोगे पीयूष ग्रंथि कहां होता है? सोचने वाली बात है ना। तो पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस ग्लैंड के निकट होता है, नोट कर लीजिए कहीं पर, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस ग्लैंड के निकट होता है। आई बात समझ में? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहा जाता है। लगभग सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करने वाला ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। देखने में तो छोटन लगे, घाव करे गंभीर, छोटा सा होता है कनिकों का, अब पूरे बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट, एंटेरियर, पोस्टेरियर एंड मिडिल। एंटेरियर से अलग मटेरियल स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है, पोस्टेरियर से अलग हार्मोन स्रावित होता है, और बीच वाला से अलग हार्मोन स्रावित होता है। उनमें से, उन सभी हार्मोन्सों में से एक हार्मोन एफएसएच भी है। तो एफएसएच कहां से स्रावित हुआ? तो अग्र पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि कहां पर? मस्तिष्क में, ग्लैंड से स्रावित होता है। अब इस एफएसएच का मतलब क्या होता है, नाम क्या है? फॉलिकुलर। जो फॉलिकुलर सेल यहां पर दिखाए थे ओवरी में, फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर मासेज, एग नेस्ट, एग ट्यूब, याद कीजिए पिछले लेक्चर को, एग ट्यूब वगैरह, तो उसमें फॉलिकल सेल था। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग का मतलब उत्तेजित कर देने वाला, स्टिमुलेंट उत्तेजना उत्पन्न करने वाला, उद्दीपन उत्पन्न कर देने वाला, और एच का मन है हार्मोन, एस नहीं लगाएंगे, हार्मोन्स, चूंकि कई हार्मोन्स है नहीं, एक ही, तो क्या हो गया? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। बात समझ में आई आपको कि ग्रेफियन फॉलिकल का डेवलप किसके प्रभाव में हुआ, विकास किसके प्रभाव में? तो एफएसएच के प्रभाव में। और ये जो अब बात रही कि ये सेल क्या है, ये सेल कहां से आए हैं, इनमें से कुछ सेल छूटा हुआ भी है, उसको क्या कहते हैं? नहीं, तो पहले आप इनको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर बारी बारी से इन सब को हम लोग देखते जाते हैं। तो इन सब की थोड़ी बहुत भाषा लिखेंगे और इसके विकास पद्धति को समझाएंगे कि आखिर ये डेवलप हुआ कैसे। तो आप फटाक से क्या कर लीजिए, से नोट कर लीजिए, फटाक से नोट करेंगे। चलिए यहां पर लिखे हैं, समझते जाइए। ग्रेफियन फॉलिकल का व्यास, व्यास मीन्स डायमीटर। अब जैसे मान लिया जाए ये वलाकार है, गोलाकार है ये, तो इसका व्यास होगा कुछ, तो इसका व्यास जो है वो 20 मिलीमीटर mm, और 20 मिलीमीटर जो है ये कोई फिक्स नहीं है, मतलब लगभग अनुमान लगाया गया है कि इतना हो सकता है। यदि एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, पर ऐसे आते नहीं है, नीट वगैरह इतनी सरल नहीं है कि आपको इस सब का व्यास पूछ दे। तो यदि आ गया तो 20 मिलीमीटर लगाना है। हो सकता है यदि ये नीट पूछ लिया या अदर कंपटीशन पूछ लिया तो mm आपने तो रट करके mm गया है, उसको भी पता है कि बुक में हमने mm लिखा है, तो क्वेश्चन में कैसे mm लगा दें, तो इसको nm में, माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में कन्वर्ट करके यूनिट में दे देगा। अब लीजिए, आप बदलते रहिए, तो आपको आना चाहिए, थोड़ी बहुत फिजिक्स भी आना चाहिए, बायोलॉजी के बच्चे डरते हैं, फिजिक्स से डरना नहीं चाहिए। तो 20 mm लगभग होता है, ये माना गया है। देखिए ग्रेफियन फॉलिकल के ऊपरी आवरण को थीका, ये पूरा का पूरा ग्रेफियन फॉलिकल है, ये पूरा का पूरा क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल है। अब ये नहीं कहना कि इसमें ग्रेफियन फॉलिकल कौन है, ये पूरा क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल है। ग्रेफियन फॉलिकल का जो सबसे ऊपरी आवरण है, ऊपरी आवरण है, उसको क्या कहते हैं,
थीका कहते हैं। क्या कहते हैं? थीका, जो 2 लेयर में विभक्त रहता है। कितने लेयर में बटे होते हैं? 2 लेयर में बटे होते हैं। देख लीजिए, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, माने थीका बाहरी और थीका आंतरिक। यहां पर देखिए, थीका एक्सटर्ना यह फाइब्रस होता है, सेलुलर नहीं होता है। सेलुलर का मतलब हो गया लिविंग, और नॉन सेलुलर का मतलब हो गया, और ए सेलुलर का मतलब हो गया नॉन लिविंग। तो फाइब्रस है, तो फाइब्रस टिश्यू है, उत्तक है इसमें, पर ये क्या हो जाते हैं? नॉन लिविंग किस्म के हो जाते हैं। तो ये फाइब्रस प्राकृतिक होते हैं, याद रखना। थीका एक्सटर्ना कैसा होता है? फाइब्रस होता है, जबकि थीका इंटरना क्या होता है? सेलुलर होता है। माने ये कोशिकीय स्तर के होते हैं, माने कोशिका का होता है, और ये क्या होता है? उत्तक होता है। आई बात समझ में? ये सेलुलर है, कोशिकीय लेवल के हैं थीका इंटरना, जबकि थीका एक्सटर्ना ये फाइब्रस है, ये टिश्यू लेवल के हैं। आ रही बात समझ में? अब देखना है कि इस थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना का डेवलपमेंट हुआ कैसे। तो इसको बिना रोके टोके आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके क्या करना है, आपको नोट कर लेना है। इसको इरेज करेंगे, फटाक से देखेंगे कि आखिर इसका डेवलपमेंट होता कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ हो गया होगा। चलिए मिटा रहे हैं, तो मिटा दिया इनको। अब देखते हैं कि याद कीजिए ओवरी को, थोड़ा रिमाइंड करो, थोड़ा रिमाइंड करो, थोड़ा रिमाइंड करो, थोड़ा रिमाइंड करो, थोड़ा रिमाइंड करो। तो सबसे बाहरी परत जो था ऊपर वाला जर्मिनल लेयर, जिसको पेरिटोनियम लाइन कहते थे, नहीं जिसको क्या कहते थे? पेरिटोनियम लाइन कहते थे। जस्ट उसके नीचे आ जाइए तो वहां पर कॉर्टेक्स था। क्या था? कॉर्टेक्स। तो यहां पर क्या होता है कि थीका का विकास कॉर्टेक्स से होता है। थीका का जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, किससे हुआ है? कॉर्टेक्स से हुआ है। अब कॉर्टेक्स क्या है? कॉर्टेक्स क्या है? तो सेकेंड या थर्ड लेयर ऑफ ओवरी। ओवरी को 4 भागों में बांटा गया था। ऊपर वाला जर्मिनल लेयर जिसको पेरिटोनियम कहते थे, उसके बाद आ गया कॉर्टेक्स, उसके बाद फिर आ गया कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू वाला, और फिर उसके बाद मेडुला। 4 परतों में बांटा था। तो उनमें से एक परत क्या है? कॉर्टेक्स। आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो थोड़ी ऊपर से जा सकती है, इसलिए पिछला अवश्य देख करके आए। अब यहां पर देखिए, तो कुछ जो है ये किसका काम कर गया? थीका में कन्वर्ट हो गया, फॉलिकुलर सेल। और कुछ सेल क्या हो जाता है कि ये डेंस संघनित होकर के उस साइट का नॉरिशमेंट करता है। तो यहां पर क्या कहेंगे? फॉलिकुल, ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल में कुछ फॉलिकुलर सेल, नहीं देख रहे हैं? फॉलिकुलर सेल, ये सभी सब सेले हैं। कुछ फॉलिकुलर सेल oocyte का भरण पोषण करता है। तो फॉलिकुलर सेल क्या करता है? कुछ फॉलिकुलर सेल अरेंज हो जाते हैं लेयर वाइज में, लेयर में, और कुछ फॉलिकुलर सेल क्या हो जाते हैं? किसका? ग्रेफियन फॉलिकल्स के कुछ फॉलिकुलर सेल उस साइट का भरण पोषण करता है, मींस नॉरिशमेंट करता है, उसका पोषण करता है, उसे पोषण प्रदान करता है। ये जो ओवम है, सॉरी ओवम अभी नहीं कह सकते इसको, ये जो oocyte है, ठीक। अब इससे बनेगा ओवम जब ओवुलेशन होगा तब। ये सारे के सारे क्रियाकलाप जो रही है किसके इन्फ्लुएंस में, किसके प्रभाव में? एफएसएच के प्रभाव में। तो नोट कीजिए, इसको फटाक से नोट कर लीजिए। चलिए यहां पर कुछ आप देख रहे हैं, पहले नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, फिर देख लेते हैं बारी बारी से। फिगर विथ डिस्क्रिप्शन नोट कर लिए होंगे। आइए, थीका याद करना, थीका टर्म आते ही 2 आ जाना चाहिए, एक्सटर्ना और इंटरना, दोनों एक साथ, ऐसा नहीं कि अलग अलग याद करते हैं। थीका का विकास कॉर्टेक्स से तो होता ही है। कॉर्टेक्स में किस सेल से?
याद करेंगे, यही सब तो क्वेश्चन है। थीका का विकास कॉर्टेक्स के स्पिंडल सेल से होता है। किस सेल से? स्पिंडल सेल से। और याद कीजिए उसमें लिखाए होंगे स्पिंडल सेल, ब्लड वेसल्स, नर्व्स फाइबर आदि आदि पाए जाते हैं कॉर्टेक्स रीजन में। तो कॉर्टेक्स के किससे? स्पिंडल सेल से। शेष फॉलिकुलर सेल थीका इंटरना के नीचे, मतलब क्या, सारे के सारे तो फॉलिकुलर सेल हैं, कुछ थीका एक्सटर्ना बना तो कुछ थीका इंटरना बना, कुछ संघनित होकर के पोषण का काम किया, पोषक का काम किया, और जो कुछ बच गया वहीं शेष फॉलिकुलर सेल थीका इंटरना के नीचे एक लेयर के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। सेल को तो डिजेनरेट होना नहीं है, उसी में रह जाना है, लेयर के रूप में व्यवस्थित होता है, जिसे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं, जिसे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के मास को, अब ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है, लेयर बना है, तो उसमें कुछ भार होगा, सेल संघनित हुआ है, डेंस हुआ है, सघन हुआ है, घना हुआ है, तो उसमें क्या हो जाता है कि इकट्ठे उसको क्या कह देते हैं? मास कह देते हैं, सेलुलर मास। तो क्या बताएं? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेना आकार छोटा है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के सेलुलर मास को क्यूमुलस ओवेरिकस कहते हैं। याद रखेंगे, क्यूमुलस ओवेरिकस कहते हैं किसको? तो क्यूमुलस ओवेरिकस किसको कहते हैं? तो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के सेलुलर मास को। अब यहां पर देखिए क्या कहता है, क्यूमुलस ओवेरिकस दो परत में विभक्त होते हैं। अब उनके जो मास है वो दो भाग में बट गए। ये सारे के सारे मास जो है इनको कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया है। क्या क्या? तो पहला ऊपर वाला जो है यह आउटर लेयर है, डिस्कस प्रोलीजेरस, ऊपर वाला लेयर का नाम, और नीचे वाला लेयर जो है कोरोना रेडियाटा, जिसको दिखाया गया है। कोरोना रेडियाटा इज द मोस्ट प्रोमिनेंट, मतलब कि डिस्कस प्रोलीजेरस से कोरोना रेडियाटा अधिक विकसित होते हैं, तो प्रोमिनेंट है। इसलिए फिगर में, बुक में जब फिगर देखेंगे तो आपको किसको दिखाता हुआ प्रतीत होगा? कोरोना रेडियाटा को, डिस्कस प्रोलीजेरस को नहीं, डिस्कस प्रोलीजेरस को नहीं। पर क्यूमुलस ओवेरिकस के दो परत, ऊपर वाला डिस्कस प्रोलीजेरस और कोरोना रेडियाटा। अब देखिए ये सारे के सारे फॉलिकुलर सेल है। ये कहानी कहां से शुरू हुई है? ये घटना शुरू हुई है कॉर्टेक्स से। कॉर्टेक्स के स्पिंडल सेल से कौन बना? याद करो, थीका, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, वो भी फॉलिकुलर सेल। शेष सेल नरिशमेंट में, कुछ सेल जो हुआ वो थीका इंटरना के नीचे एक परत के रूप में व्यवस्थित हो गया, जिसका नाम पड़ा मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के संघनित द्रव्यमान वाली मास को क्या कहा हमने? क्या कहा? सेलुलर मास को क्यूमुलस ओवेरिकस। क्यूमुलस ओवेरिकस, क्यूमुलस ओवेरिकस दो परत में विभक्त हो गए, ऊपर वाला डिस्कस प्रोलीजेरस और नीचे वाला कोरोना रेडियाटा। तो नीचे वाला कोरोना रेडियाटा जो है ये काफी विकसित है बनिस्पत डिस्कस प्रोलीजेरस के। यहां तक तो बात समझ में आ गई। जब ये लेयर बद्ध हो रहे थे, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के रूप में परत का निर्माण हो रहा था, तो ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर एक खाली जगह रह गया, वैकेंट हो गया। उस वैकेंट जगह का क्या नाम पड़ गया? एंट्रम। और उसमें जो लिक्विड भरा था उसका नाम लिक्योर फॉलिकुली, लिक्योर फॉलिकुली। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अब स्वतः इस फॉलिकुलर सेल से क्या होता है कि ग्लाइकोप्रोटीन नामक एक एंजाइम स्रावित होता है, जो खुद एक लेयर का निर्माण करता है, परत का निर्माण करता है, जिसका नाम जोना पेलुसिडा है, जिसका नाम जोना पेलुसिडा। क्या आप इसको नोट कर लिए हैं? इसको नोट कर लिया तो नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, इरेज कर दें, आगे बढ़ेंगे यहीं से। किसके निर्माण के दौरान?
किसके निर्माण के दौरान? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के निर्माण के दौरान ग्रेफियन फॉलिकल्स में एक रिक्त स्थान बच जाता है, जिसे क्या कहते हैं? एंट्रम। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? ये क्या हुआ? संघनित मांस है ना, सेल पहले फैला हुआ था, अब वो क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है, और आउटर लेयर सिकुड़ ही नहीं रहा है। थीका एक्सटर्ना जो है ये तो फाइबर का है, ये सिकुड़ने दे नहीं रहा है, और अंदर का सेल क्या हो रहा है? वो सिकुड़ रहा है। जब सिकुड़ रहा है तो बीच में खाली जगह बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं समझा? कद्दू देखे हैं? नहीं देखे हैं? चलिए, कद्दू जब कच्चा होता है तो देखे होंगे वो सॉलिड होता है। सॉलिड का मतलब दृढ़ होता है। अब कद्दू को पकने दीजिए, सूखने दीजिए, तो ऊपर वाला जो खोल है उसका स्कल, वो तो कठोर है, टाइट है, वो तो दबने देता नहीं है, देता है दबने, पर अंदर का जो मटेरियल है वो सूख रहा है, संघनित हो रहा है, बैठ करके कनिकों का बचता है, बीच में ढोल जैसे रह जाता है खाली। क्या जब कद्दू बन रहा था तो उस टाइम में उसमें खाली जगह था बीच में? नहीं। जब उसका अंदर का मांस सिकुड़ने लगा, कद्दू का मांस सिकुड़ने लगा, तब क्या हुआ? उसमें खाली जगह बनने लगा। ठीक उसी प्रकार ऊपर वाला ये स्कल थीका एक्सटर्ना जो है ये फाइब्रस है, और जब इसके अंदर का मांस संघनित होने लगा तो इसको भी चाहिए कि हम दब जाए, जैसे जैसे ये सूख रहा है। पर कद्दू का स्कल तो दब नहीं रहा था ना, वो तो अपने साइज में जैसा था वैसा था, तो ये दब नहीं रहा था, पर इसके मांस सिकुड़ रहे थे। सिकुड़ते एक समय ऐसा आ गया कि बीच में एक वैकेंट जगह रह गया, उस जगह का क्या नाम पड़ गया? एंट्रम। क्लियर? बात समझ में आई? ये एंट्रम का निर्माण कैसे हुआ? बस वही कद्दू वाली कहानी। तो मिटाएं तो क्या लिखेंगे एंट्रम के लिए? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के निर्माण के दौरान या विकास के दौरान ग्रेफियन फॉलिकल्स में एक वैकेंट स्थान, खाली जगह उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं? एंट्रम कहते हैं। कोई दिक्कत? एंट्रम में एक क्या होता है? इसमें एक तरल पदार्थ भरे होते हैं, वहां पर तो वो सूख जाता है, पर इसमें एक तरल पदार्थ भरे होते हैं जिसका नाम है लिक्योर फॉलिकुली। तो मिटाएं और लिखें। चाहे तो आप सुन करके भी लिख लिए होंगे, हाँ मेरा काम है इसको लिख देना, अपन हम लिख दिए रहे हैं, अब तुम लोग जानो। तो क्या कहेंगे? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के विकास के दौरान ग्राफियन फॉलिकल के अंदर खाली स्थान विकसित होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे एंट्रम कहते हैं। बस वही कद्दू वाली उदाहरण। एंट्रम में तरल पदार्थ, तरल माना जो घी में, डलडा में इत्यादि में तरा हुआ हो, फ्राई किया हुआ, भुना हुआ हो ना, वो चीज नहीं है ये। तरल माना लिक्विड, तरल पदार्थ, एंट्रम में तरल पदार्थ होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? लिक्योर फॉलिकुली, जिसे लिक्योर फॉलिकुली कहते हैं। क्लियर? बात समझ में आई? चलिए, यदि आपको बात समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, वरना क्या करोगे? एक आध बात और लिख ही लेते हैं, इसमें उसको नहीं दर्शाया गया है जोना पेलुसिडा के बारे में। जोना पेलुसिडा के
बारे में ग्लाइको प्रोटीन युक्त एक एक्स्ट्रा नन सेलुलर, याद रखेंगे नन सेलुलर माने ये कोशिका नहीं है, ये क्या है ग्लाइकोप्रोटीन, वास्तव में ये ग्लाइकोप्रोटीन ही होते हैं। ठीक, ग्लाइको प्रोटीन युक्त एक एक्स्ट्रा परत ऊसाइट को ढके होते हैं, जिसे क्या कहते हैं जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा कहते हैं। तो इसके चारों ओर एक आवरण होता है, इसके चारों ओर एक आवरण, एक ही आवरण नहीं, यहां पर दो आवरण होते हैं। तो यहां पर इसका क्या नाम पड़ जाएगा जोना पेलुसिडा, क्या नाम पड़ गया जोना पेलुसिडा। याद रखेंगे एक आवरण यहां पर और बनता है जो ओवम खुद ही उसका निर्माण करते हैं, जिसको विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इन सबको आप एक बार नोट करिए। ये सारी की सारी कहानी किसके बारे में अभी ग्रेफियन फॉलिकल्स के बारे में, तो फटाक से इनको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहेंगे, इसको मिटा देना। तो क्या है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के विकास के दौरान ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर खाली स्थान विकसित होता है, जिसे एंट्रम कहते हैं। एंट्रम में एक तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे लिक्वर फॉलिकुली कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन युक्त एक एक्स्ट्रा नन सेलुलर, याद रखेंगे जोना पेलुसिडा क्या है ग्लाइकोप्रोटीन है। सेलुलर की नन सेलुलर, नन सेलुलर है। जो किसको ढके होते हैं ऊसाइट को ढके होते हैं, उसे क्या कहते हैं जोना पेलुसिडा कहते हैं। बात समझ में आ गया है। चलिए हटा दीजिए इनको। ऊसाइट विकास के ऊसाइट से ओवम, ऊसाइट एक किस में कन्वर्ट होगा ओवम में, विकसित होने के दौरान ओवम स्वयं, शायद ऐसे लिखते हैं, स्वयं एक आवरण परत विकसित करता है, जिसे क्या कहते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन कहते हैं। अब विटेलाइन मेम्ब्रेन विकास की प्रक्रिया को विटेलाइजेशन कहते हैं, याद रखना। विटेलाइन मेम्ब्रेन विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं विटेलाइजेशन कहते हैं। बस ग्रेफियन फॉलिकल की कहानी खत्म। अब ग्रेफियन फॉलिकल से थोड़ी आगे बढ़ते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल से थोड़ी क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। ग्रेफियन फॉलिकल से ओवुलेशन होगा। अब इसमें कुछ हम आगे की बात करेंगे।
किसकी बात करेंगे? आगे की बात करेंगे। अब फीमेल बॉडी के अंदर जाएंगे, अब उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी होता है उस पर गौर करेंगे, फिर उससे आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि ये सारे के सारे सेल वगैरह 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 क्या होता है। आई बात समझ में? तो इसको फटाक से एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए इसको देख लिए। अब थोड़ी आगे की बात करते हैं। यहां से चूंकि 2-3 बार ये कहानी अभी जो बताने जा रहे हैं, ये कहानी 2-3 बार रिपीट होगी। यही oocyte क्या है? ओवम है, इसी को oocyte कहिए, इसी को ओवम कहिए, अपन को कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं फीमेल बॉडी के अंतर्गत, इसको एक बार इरेज करते हैं और देखते हैं। अब विटेलाइन मेम्ब्रेन को याद रखना, विटेलाइन मेम्ब्रेन को याद रखेंगे। विटेलाइन मेम्ब्रेन के साथ एक रिएक्शन होता है, किसका? स्पर्म का। चलिए थोड़ी कहानी सुन लीजिए। नहीं, कहां चलें? अरे यहीं पर सुनना है तो कहां चलेंगे? ये सारे के सारे अधिक किसके अंदर है? ओवरी के अंदर है। ये ओवरी के अंदर है। ये मैच्योर हो चुका है। क्या हो चुका है? मैच्योर हो चुका है। अब जब ये मैच्योर हो चुका है तो होता क्या है ओवरी के अंदर कि ओवरी के अंदर ये सेल है, फॉलिकल्स है। ये फॉलिकुलर सेल क्या करता है आगे से, चूंकि ये डेवलपिंग हो गए हैं, यहां पर ये ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप कर गया है, यहां से ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल है। याद कीजिए इसको। लेयर ओवर को अपन को नहीं देखना है, इसको देखिए। जब ये मैच्योर हो जाता है तो यहां से ये क्या होता है? रैप्चर होता है, ये टूटता है। अब ये तो फोटो छाप लिए होंगे आप लोग, तो छाप लिए। तो यहां से क्या होता है कि ये रैप्चर होता है, ये टूट जाता है। ये टूट करके ये रह जाता है यहां पर थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, कोर्ना रेडियाटा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, सब धरे के धरे रह जाते हैं। सब यहां पर धरे के धरे रह जाते हैं और ओवम जो है इसके साथ, ये रैप्चर के साथ ये निकल करके ये आ जाते हैं। ये है क्या? ये ओवम है। ओवम कहिए या oocyte कहिए। इसके जो ऊपर का आवरण है, ये आवरण जो है ये जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा ही है। ये जोना पेलुसिडा नाम क्या है इसका? जोना पेलुसिडा। तो अब कहेगा कि ओवुलेशन के दौरान ओवम के साथ कौन कौन लेयर बाहर आते हैं? तो सब धरे के धरे रह गए, केवल ये जोना पेलुसिडा और इसके अंदर विटेलाइन मेम्ब्रेन। याद रखना, इसके अंदर विटेलाइन मेम्ब्रेन जो ओवम खुद रिलीज करता है। तो ये बाहर आ जाते हैं, यहां से निकल करके ये बाहर आ गए। क्लियर? ये बाहर आता कैसे है? ये बाहर आता कैसे है इसको देखना मांगता है, इसको देखना मांगता है। तो आप देखें तो ओवम जो इससे बाहर आया, दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ओवुलेशन कहते हैं। इसको एक बार हम पूरे इरेज करते हैं और इससे आगे की कहानी को लिखते हैं। देखिए क्या क्या होता है फटाफट। तो आपने सुना अभी कि लिख लीजिए, नोट माय वर्ड। ओवुलेशन के दौरान ओवम के साथ जोना पेलुसिडा ओवरी से बाहर आता है। कोर्ना रेडियाटा आता है? नहीं। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा आता है? नहीं। थीका एक्सटर्ना आता है? नहीं। थीका इंटरना आता है? नहीं। तो केवल कौन आता है? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। अब देखिए ओवुलेशन, तो क्या कहते हैं? ओवरी से oocyte या ओवम निकलने, ओवरी से यहां पर लगाइए मैच्योर, ओवरी से मैच्योर oocyte या ओवम निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ओवुलेशन कहते हैं। ये होता कब है? तो याद रखेंगे, ओवुलेशन LH के प्रभाव में होता है।
ये है क्या? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये। ठीक, ये किसके प्रभाव में? आप LH याद रखेंगे तो ओव्यूलेशन किसके प्रभाव में होता है? LH के प्रभाव में। अब ये LH रिलीज कैसे हुआ? LH को कौन स्टिमुलेट करता है? तो देखेंगे, फॉलिकुलर सेल से एस्ट्रोजेन नामक हार्मोन स्रावित किसके? फॉलिकुलर सेल, ग्रेफिन फॉलिकल्स के स्रावित होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को LH स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। ये एस्ट्रोजेन हार्मोन्स जब एस्ट्रोजेन का लेवल हाई होता है ब्लड में तो LH स्रावित होता है। तो क्या कह सकते हैं? एस्ट्रोजेन के लेवल हाई होने से LH स्रावित होता है, और जब LH स्रावित होगा तो ओवरी का वाल टूटेगा और ओवम रिलीज होगा। ओवम किसके साथ? तो जोना पेलुसिडा के साथ बाहर आता है। ओवरी से ओवम या oocyte जोना पेलुसिडा के साथ बाहर आता है। नोट कर लीजिए कहीं पर, किसके साथ बाहर आता है? और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओवुलेशन। ये ओवुलेशन होता कब है? ओवुलेशन होता कब है? तो फीमेल में मासिक चक्र के दौरान, मासिक चक्र प्रारंभ से 14वें दिन क्या होता है? एस्ट्रोजन का लेवल काफी हाई चला जाता है, मतलब तब तक में ये मैच्योर हो चुका होता है, फॉलिकल मैच्योर हो चुका होता है, तो इससे एस्ट्रोजन स्रावित होता है और एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है। जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो गया रक्त में तो क्या होता है? LH स्रावित होता है। जैसे ही LH स्रावित हुआ ओवुलेशन की प्रक्रिया हो जाती है, ओवम रिलीज हो जाता है। तो सबको एक बार मासिक चक्र में देखेंगे। आइए एक बार इसके बैकग्राउंड को देखते हैं कि ये oogenesis की जो प्रोसेस है ये फीमेल में कब प्रारंभ होती है। तो एक बार इसको आप क्या कर लीजिए, मोटा मोटी नोट कर लीजिए फटाक से, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लिए, धन्यवाद। नोट करने के लिए धन्यवाद। नहीं, बड़ा मेहनत करते हैं आप लोग, वाह वाह वाह। कितना पढ़ते हैं? नहीं, कैसे पढ़ते हैं? आप ही लोग हैं जो पढ़ लेते हैं, हम लोगों के बस की बात नहीं है ये सब पढ़ना, बस आप लोगों की मेहरबानी। चलिए देखते हैं। ये फॉलिकल का विकास जो है ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर फॉलिकल का विकास एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्रारंभ हो जाता है।
हो जाता है। क्या कहता है कि ओवरी के अंदर फॉलिकल का विकास, अब मान लिया जाए कोई फीमेल है, गर्ल्स है, कोई गर्ल्स है, तो उसमें फॉलिकल का विकास होगा, ग्रेफियन फॉलिकल बनेगा, ओवम बनेगा, ओवुलेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होंगे, बच्चे पैदा होंगे, इत्यादि इत्यादि। अब ये कहानी कब शुरू हो जाती है फॉलिकल का बनना? तो एक लड़की है, मान लिया जाए वो लड़की एक्स है, कोई लड़की है जिसका नाम एक्स है, तो सुश्री एक्स जो है, जब ये अपनी मां के गर्भ में होती है, जब ये अपनी एक्स, एक लड़की है जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, ये अपना सिस्टम है, इसको देख रहे हैं, हाँ देखेगा ना, जब ये अपने मां के गर्भ में रहती है तो उसको एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं। तो जैसे ही डिसाइड होता है कि मां के गर्भ में सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है कि इसको लड़की बनना है, आगे पैदा किसके रूप में लेना है, लड़की के रूप में पैदा लेना है, तो उसी एम्ब्रियोनिक स्टेज में फॉलिकल का विकास प्रारंभ हो जाता है। किसका विकास? फॉलिकल का विकास प्रारंभ हो जाता है। और कितने फॉलिकल बनते हैं, कितने फॉलिकल बनते हैं? तो लगभग 2 मिलियन फॉलिकल एम्ब्रियोनिक स्टेज में विकसित होते हैं। कितने? 2 मिलियन, जिसमें से 50% फॉलिकल डीजेनरेट हो जाते हैं। 2 मिलियन फॉलिकल बना और डीजेनरेट हो गया कितना? 50%, तो 1 मिलियन फॉलिकल बचा। अब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, अभी ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, अब इनकी जन्म हो रही है। गर्ल्स के जन्म के समय उसके ओवेरी में, गर्ल्स के जन्म के समय उसके ओवरी में एक डाटा दी गई है, फीमेल बेबी ओवरी कंटेंट्स इतना मिलियन, प्रीमोडियल डिजेनरेट राई कंटिन्यू एट द पॉवर्टी इतना, प्रीमोडियल ना इतना। जन्म के डाटा दिया गया है 3 से 4 लाख फॉलिकल्स मौजूद रहते हैं। अब सोचिए कि सारे के सारे फॉलिकल में एक एक ओवम हो जाए तो एक फीमेल कितने बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं? 3 से 4 लाख। पर ऐसा होता नहीं, पर ऐसा होता नहीं है, पर ऐसा होता नहीं है। इतना जान गए? ओवरी के अंदर फॉलिकल का विकास एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्रारंभ हो जाता है। लगभग 2 मिलियन फॉलिकल एम्ब्रियोनिक स्टेज में विकसित होते हैं, जिसमें से 50% फॉलिकल डिजेनरेट माने विघटित, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, हो जाते हैं। गर्ल्स के जन्म के समय उसके ओवरी में 3 से 4 लाख फॉलिकल मौजूद रहते हैं। क्या सारे के सारे एक्टिव रहते हैं? ना 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 ना, ये सब एक्टिव नहीं रहते। एक बार इसको नोट कीजिए ना, फिर आगे देखते हैं। नोट कीजिए फटाक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए नोट कर लिए होंगे, मिटा रहे हैं।
चलिए, क्या कहते हैं, प्यूबर्टी एज तक में कितनी डाटा दी गई है इसकी? प्यूबर्टी एज तक जो है, प्यूबर्टी का मतलब होता है वयस्क, मतलब प्यूबर्टी का मतलब 12 से 13 ईयर की अवस्था में लगभग 450 फॉलिकल एक्टिव रहते हैं, जो एकांतर क्रम में दोनों ओवरी से मासिक चक्र के दौरान ओवरी से 450 फॉलिकल एक्टिव रहते हैं, जो एकांतर क्रम में दोनों ओवरी से मासिक चक्र के दौरान एक एक कर निकलते हैं। यहां से एक प्रश्न आता है और कई बार पूछा है। देखिए, प्यूबर्टी एज तक में जब लड़कियां 12 से 13 वर्ष में जाती है, जब उसके मासिक चक्र प्रारंभ हो जाते हैं, तो उस समय में लगभग कितने एक्टिव रहते हैं फॉलिकल? 450 फॉलिकल एक्टिव रहते हैं, जो एकांतर क्रम में, मतलब 2 ओवरी है तो इस महीना इस ओवरी से, तो अगले महीना इस ओवरी से, फिर अगले महीना इस ओवरी से, फिर अगले महीना इस ओवरी से, एकांतर क्रम में दोनों ओवरी से मासिक चक्र के दौरान एक एक कर निकलते हैं। प्रोसेस इज ओव्यूलेशन। प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। तो पूछता है कि एक महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने ओवम रिलीज करते हैं? कितने ओवम रिलीज करते हैं? तो 400 से 450, 400 से 450। वैसे एज देख लीजिए, तो मासिक चक्र कब से कब शुरू होती है? तो यहां से क्वेश्चन है कि एक महिला अपने जीवन काल में कितने ओवम निष्कासित करती है। ठीक, कितनी करती है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, 12 वर्ष में मान लिया जाए ओव्यूलेशन शुरू हुआ। 12 वर्ष में क्या हुआ? ओव्यूलेशन शुरू हुआ। एट द एज ऑफ 45 वर्ष या 50 वर्ष मान लीजिए, इस आयु तक चला ओव्यूलेशन, तो कितना वर्ष हुआ? तो 12 से लेकर के, तो 12, 8, 20, 30, तो 30, 8, 38 वर्ष। कितने वर्ष तक ओव्यूलेशन हुआ? 38 ईयर्स तक ओव्यूलेशन हुआ। 38 ईयर में कितना महीना? तो 12 महीना ईयर तक ओव्यूलेशन हुआ। तो 38 गुना 12, तो कितने बार मासिक चक्र हुआ होगा? तो 38 गुना 12 कीजिए, 38 गुना 12, 8 गुना 16 की 6, बाकी 1, 3 गुना 6, 1, 7, 8 का 8, 3 का 3, जोड़ दीजिए, 6 का 6, 8, 7, 15 के 8, 7, 15 के 5, 3, 1, 4।
कोई जरूरी है कि 12 साल में मेंस्ट्रुएशन आरंभ ही हो गया, कोई जरूरी है कि 50 साल तक मेंस्ट्रुएशन हुआ, थोड़ा बहुत इधर उधर तो हो सकता है। तो कितना महीना हुआ, कितना महीना, 456 महीना, 456 मंथ। तो उसमें कितने बार मासिक चक्र हुई, 456 बार। एक बार इस ओवरी में ओवुलेशन, एक बार इस ओवरी में, तो एक महीना में एक एक ओवरी में ना, तो एक महीना में एक एक अंडाणु निकलेगा। तो 456 महीना में कितने अंडाणु निकलेंगे, तो 456 अंडाणु। एक्टिव कितना है, 450 फॉलिकल। लगभग उसके पास आंकड़ा है कि नहीं आंकड़ा है, तो क्या कह सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेट करके बताएं। यदि आप भूल जाएं तो ऐसे कैलकुलेट कीजिए कि एक महीना एगो ओवरी से, एक महीना एगो ओवरी से, तो एक महीना में एक एक ओवम। 12 वर्ष में प्रारंभ हुआ मेंस्ट्रुएशन, 50 वर्ष तक चला, 38 साल मेंस्ट्रुएशन हुई। 38 साल में कितना महीना, तो 456 महीना, तो 456 गुना ओवम। तो आंसर क्या हो जाएगा, ANS क्या हो जाएगा, लगभग 400, लगभग 400 से 450, इससे ज्यादा नहीं होगा। आंसर क्या होना है, लगभग 400 से 450। ऑप्शन में आपको 400 मिलेंगे, 450 नहीं मिलेंगे। यदि कहेगा कि दोनों रहेगा ऑप्शन में तो क्या करेंगे, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है ना जी, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है ना। हो सकता है उस लेडीज में 12 साल में मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ हो और 45 साल तक चला हो, तब अब जोड़िए 5 साल घट गया ना, तो 38 में से 5 गया, कितना बचा, 33। तब 33 गुना 12, तो देख लेते हैं 33 गुना 12, तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 3 का 3 और 3 का 3, 6 6 3 9 3, 396। कितना आ रहा है, 396। तो याद रखना, जब 400 और 450 दोनों लड़ने लगे तो किसमें टिक करना है, किसमें टिक करना है, 400 में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये तो कैलकुलेट किए हैं। 33 इधर होता है 33 ईयर ना, 33 ईयर गुना 12 महीना बराबर 396। तो 400 से 396 से कितना, इतना मंथ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 400। तो एक औरत अपने पूरे जीवन काल में कितने ओवम निष्कासित करती है, 400। आंकड़ा क्या है, 400 से 450 तक। यदि दोनों आपस में लड़ने लगे, माना 400 भी ऑप्शन में आ जाए, 450 भी ऑप्शन में आ जाए, तो किसको टिक करना है, तो 400 को टिक करना है। ग्रेफियन फॉलिकल्स खत्म, ओवरी की कहानी खत्म। तो आपको ये वीडियो समझ में आए, इसको नोट कर लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वीडियो आपको समझ में आए कि नहीं आए, कमेंट करके आप अवश्य बताएंगे। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, ओवरी पढ़ लिए हैं, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, वेजाइना है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है, ढेर सारी अभी कथा कहानी बचे हुए हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।